क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ये बच्चों हम पहले समझ चुके हैं। इन्हीं को एक बार फिर से बस रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आज हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर हम जो कैरेक्टर चूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है। क्लियर, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो एक बार इन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में एक हल्का सा आउटलाइन फिर से ले लेते हैं। क्वालिटेटिव की बात करें और क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव याद करो, क्वालिटेटिव किसको कहते हैं? दिस कैरेक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये वाला दिस कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, कि डोमिनेंट एलील की नंबर कितनी है। अच्छा, यहां पर समझाने के लिए एक टेबल ले लेते हैं। जीनोटाइप, डोमिनेंट एलील, हाइट। जीनोटाइप लिया टी, ये हमने पहले समझ चुके हैं। टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट एलील 2 1 0। अच्छा, क्वालिटेटिव कैरेक्टर की खास बात क्या होती है? ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर, जैसे एग्जांपल ले लिया, हाइट हम समझ रहे हैं, पी प्लांट की हाइट, मटर में जो हाइट होती है। 2 में यहां पर हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। 1 में बताओ कितनी? हाँ, सबको आना चाहिए, एक बार सिखा चुका हूं मैं पहले आपको। क्या आएगा? यस, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा। अच्छा, डोमिनेंट एलील 2 है, डोमिनेंट एलील 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है तब भी उतनी हाइट, 1 है तब भी उतनी हाइट। डोमिनेंट एलील की नंबर पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। बात आती है क्वालिटेटिव नाम क्यों दिया? क्योंकि ये क्वालिटी पर निर्भर कर रहा है कि बस कैपिटल टी होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए। 2 हो 1 हो इससे फर्क नहीं, कैपिटल टी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी है इसलिए क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अब यहां कैपिटल टी नहीं आया, क्वालिटी नहीं है, इसलिए हाइट यहां पर आ जाती है 5 सेंटीमीटर। बात समझ में? अब बताओ, एक तो हो गई 10 सेंटीमीटर हाइट और एक हो गई 5 सेंटीमीटर हाइट। मतलब इसको तो मैं कह दूं मैक्सिमम और इसको कह दूं मैं मिनिमम। यानी एक मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, एक मिनिमम हाइट आएगी, इंटरमीडिएट जैसा कुछ नहीं। मैक्सिमम हाइट आई, मिनिमम हाइट आई। तो ये तो होता है क्वालिटेटिव फीचर्स। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव। दिस कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील के नंबर पे डिपेंड करता है। अब इसको समझाने के लिए एग्जांपल यहां लिया, और ये एग्जांपल समझाने के लिए लिया, जैसे ह्यूमन हाइट की बात करें, अपनी हाइट। हमारी जो हाइट होती है ये एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। अपनी हाइट को कंट्रोल करने के लिए 5 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 5 जीन्स। अच्छा, 5 जीन है तो अलील डबल कर दो, 10 अलील कर दें। यहां उसका जीनोटाइप लिखा, ये पहली जीन थी A B C D E, टोटल जीन कितनी हो गई? 5। अच्छा, ये 5 है, लेकिन यहां पे 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि एक जीन के 2 अलील होंगे, तो इसके भी 2 अलील, इसके भी 2 अलील, 2 अलील, 2 अलील, 2 अलील। टोटल अलील यहां निकाले जाए तो यहां पर 10 हो जाएंगे, यानी यहां पर डोमिनेंट अलील 10 है। अरे जीन तो हुई है ना, 1 2 3 4 5 ही, बस उसके एलील 2 तो इसलिए 10 लिख दिया। बात समझ में? अच्छा, अगला लेते हैं। यहां ले लिया इस बार, ये A स्मॉल है, B स्मॉल B, फिर कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल D कैपिटल D, कैपिटल E कैपिटल E। डोमिनेंट एलील काउंट करो, सिखाने के लिए लिया 8 है। अच्छा, जीन 5 है, बस ये दोनों रिसेसिव में, बाकी सब डोमिनेंट है। इसमें भी एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है, बाकी सब इसका एक एक रिसेसिव आ गया। अगला लेते हैं। यहां कुछ इस तरह से डोमिनेंट एलील काउंट किया 6 है, यहां इस तरह से है, डोमिनेंट एलील काउंट किया 5 है। अरे जीन वही चल रही है, बस डोमिनेंट एलील कम करते जा रहे हैं। यहां बच्चों सारे ही रिसेसिव कर लिए, मतलब डोमिनेंट एलील 0 कर दिए। सिखाने के लिए क्या किया? डोमिनेंट एलील को ऐसे कम करते गए। मैंने कुछ केस यहां लिए। अब यहां जब डोमिनेंट एलील 10 थे, सारे डोमिनेंट एलील थे, और यहां हाइट चेक की तो यहां हाइट 200 सेंटीमीटर आ गई। यहां हाइट कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर। डोमिनेंट एलील कम हुए तो हाइट बताना। हां, हमारी हाइट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी कम हो गई तो इस वजह से यहां हाइट भी कम हो जाती है। अच्छा, जीन तो ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी है और ये भी है, सारे डोमिनेंट है। तो कंसेप्चुअली मेंडल के अकॉर्डिंग तो 200 आना चाहिए था, लेकिन हाइट कम क्यों हो गई? क्योंकि डोमिनेंट एलील की नंबर कम हो गई है। बात समझ में? अच्छा, यहां डोमिनेंट एलील 6 है, तो यहां जब हाइट चेक की तो 160 सेंटीमीटर आई। अच्छा, यहां 5 है तो 150 आई, यहां 0 है तो यहां 100 आई। अच्छा, सारे रिसेसिव है तो क्या मतलब सारे के सारे रिसेसिव है तो क्या वो पैदा नहीं होगा? अरे यस, पैदा तो होता है, एक मिनिमम हाइट तो आती है। यह नहीं सोचना है कि जिसमें सारे रिसेसिव एलील होते हैं वो पैदा नहीं होगा, पैदा होगा, बस उसकी एक मिनिमम हाइट, एक मिनिमम एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, हाइट भी कम होती जा रही है। तो बताओ हाइट किस पे डिपेंड करिए? डोमिनेंट एलील की नंबर पर,
और नंबर पे डिपेंड करे तो ऐसे कैरेक्टर को हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है क्योंकि डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। अरे बात समझ में? और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। बात समझ में? 200, ये जो 200 है ये सबसे ज्यादा हाइट है, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन शो कर रहा है। और यहां 100 है, ये सबसे कम है, मतलब ये मिनिमम एक्सप्रेशन है। मतलब ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम। तो ये जो बीच में यहां दिख रहे हैं ये इतने सारे, इन सबको मिला के नाम दे देंगे इंटरमीडिएट। ये बच्चों यहां पर बन जाएंगे इंटरमीडिएट। तो इसमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन भी आता है, मिनिमम भी आता है, इंटरमीडिएट भी बनते हैं। अब मुझे बताओ मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है? सोच समझ के आंसर देना। हां, मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब आता है जब सारे डोमिनेंट एलील हो, सारी जीन के सारे डोमिनेंट एलील हो, तब जाके मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा। यहां मैक्सिमम आ रहा है, तो बताओ फिर मिनिमम कब आता है? यस, मिनिमम तब आता है जब सारे रिसेसिव एलील हो, सारे के सारे रिसेसिव एलील हो, सारे डोमिनेंट एक भी नहीं है, तब जाके मिनिमम एक्सप्रेशन आ गया। तो यह बात ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब ऑल डोमिनेंट हो, मिनिमम जब ऑल रिसेसिव होता है। अच्छा, यहां पर जीन ज्यादा है, 5 जीन है और एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, मतलब ये एक तरह का पॉलीजेनिक वाला केस है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ये पॉलीजेनिक केस होता है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर दो तरह से हो सकते हैं, मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक। मैं आप लोगों को मोनोजेनिक पहले सिखा चुका हूं, याद करिए। जब हमने पहले सीखा था मोनोजेनिक वाला केस, हमने सीखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। कैपिटल आर यहां आता था रेड कलर, याद है ना, फ्लावर कलर इन मिराबिलस जिलापा। कैपिटल आर स्मॉल आर यहां आ जाता था पिंक कलर, और स्मॉल आर में व्हाइट कलर जाता था। तो जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते थे, कलर कम हो जाता था। यहां बच्चों जीन एक ही है, एलील दो है, जीन तो एक ही है। तो एक जीन वाला हो तो मोनोजेनिक, लेकिन यहां जीन 5 है, मतलब एक से ज्यादा हो तो उसको हम पॉलीजेनिक कह देते। तो ये एक तरह का ह्यूमन हाइट क्वांटिटेटिव तो है, लेकिन क्वांटिटेटिव में भी पॉलीजेनिक है, और ये क्वांटिटेटिव में मोनोजेनिक है। तो क्वांटिटेटिव दो तरह से हो सकते हैं, पॉलीजेनिक भी हो सकते हैं, मोनोजेनिक भी हो सकते हैं। मोनोजेनिक तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, कौन सा वाला? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब बच्चों ये जो पॉलीजेनिक का केस है, इसको अब हम और डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसको समझाने वाला हूं, लेकिन यह बात पहले आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो बात समझाएगी, पॉलीजेनिक में मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है, सारे डोमिनेंट, मिनिमम कब, जब सारे रिसेसिव, और ये सब क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट कहलाते हैं। बात समझ में? एक खास बात और, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की एक खासियत देखी गई है कि ये इन्वायरमेंट से हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्वायरमेंट से हाईली अफेक्ट होते हैं। वैसे इन्वायरमेंट से ये भी अफेक्ट होते, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अफेक्ट होते हैं। जैसे बच्चों ऐसे समझो, मान लीजिए किसी पर्सन में 8 डोमिनेंट एलील है, किसी पर्सन में 8 डोमिनेंट एलील है, तो कंसेप्चुअली उसकी हाइट कितनी आनी चाहिए? 180। अब मान लो 2 पर्सन है, ध्यान से सुना सभी, इसमें भी 8 डोमिनेंट एलील है और इसमें भी 8 डोमिनेंट एलील, दोनों में डोमिनेंट एलील बराबर 8 है, तो दोनों की हाइट 180 आनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि इसकी हाइट 180 से कम भी हो सकती है, 160, 140 भी हो सकती है। यानी यहां डोमिनेंट एलील होते हुए भी हाइट कम हो सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट का खेल हो सकता है। इन्वायरमेंट मतलब इसमें ग्रोथ हार्मोन ही ना बने हो, और जब ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेंगे तो हाइट अपने आप कम होती जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि 8 डोमिनेंट एलील होते हुए भी हाइट कम हो सकती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट, ये हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। ये जो मैंने 180 लिखा है तो आइडियल है कि आइडियल कंडीशन में इतनी होनी चाहिए, लेकिन इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं। एक बात मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में सिखाई थी, जीन होना सब कुछ नहीं है। जीन होना सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक्सप्रेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पर्सन में 8 डोमिनेंट एलील हो, पर्सन में 8 डोमिनेंट एलील हो, फिर भी उसकी हाइट कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था, उस तरह के ग्रोथ हार्मोन नहीं थे। तो बात क्या सीखी हमने? ये कैरेक्टर जीन के होते हुए भी, डोमिनेंट एलील के होते हुए भी हाइट यहां डाउन हो सकती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से हाईली अफेक्ट होते हैं। बात समझ में? तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिए। और ये केस तो खैर हमने पहले नोट किया ही है। अब सबसे मेन बात, यहां इनका एग्जाम्पल,
जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं ये नीट में आ चुका है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टर का समझाने के लिए मैंने यहां एग्जाम्पल लिया और वो है सिकल सेल एनीमिया। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं और वो आ जाता है थैलेसीमिया। तो इसका एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया और इसका एग्जाम्पल थैलेसीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों ही डिजीज के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आती है। अब यहां पर आप सभी जानते हैं सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा भी है, थैलेसीमिया तो हमने नहीं सीखा है, ये आप डिजीज में पढ़ चुके होंगे। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन की टोटल चेन कितनी होती थी? हाँ, हीमोग्लोबिन की टोटल चेन 2 अल्फा होती थी, याद करो 2 अल्फा होती थी और 2 ही बीटा होती थी, 2 अल्फा 2 बीटा। अब यहां पर खास बात क्या थी? सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था कि यहां पर जो बीटा चेन थी, ये बीटा चेन, इस बीटा चेन में कौन सा अमाइनो एसिड बदलता था? आप बताना आंसर, कौन सा? यह 6 नंबर का किसकी जगह कौन? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता था। याद है कुछ ऐसे? तो मुझे बताओ, सिकल सेल एनीमिया में क्या बीटा चेन बनती नहीं है? यस, बनती तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि वैलिन आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया के केस में उसकी क्वालिटी में मिस्टेक आ जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसका मतलब क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है, तो यह क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। सिकल सेल एनीमिया कौन सा है? क्वालिटेटिव, क्योंकि बीटा चेन की क्वालिटी खराब होती है। लेकिन जो थैलेसीमिया होता है इसमें तो चेन बनती ही नहीं है, यानी उसकी क्वांटिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कह देते हैं। क्यों कहते हैं क्वांटिटेटिव? क्योंकि यहां उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहां पर हीमोग्लोबिन की, ये हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की यही फिर से आपको समझाने के लिए 2 अल्फा चेन बना दी और 2 बीटा चेन बना दी। यही होता है 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा की जीन बोलो बच्चों कहां होती है? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर याद करो, अल्फा की चेन 16 पे होती है और बीटा की चेन क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। ये यहां पे बच्चों सिखाने के लिए लिया कि 16 पर अल्फा की चेन है और ये यहां पर बीटा की चेन है, सिखाने के लिए बता रहा हूं। अब सोचो, ये भी डोमिनेंट हो, मान लीजिए इससे, यहां सिखाने के लिए मान लीजिए इससे ये अल्फा बना और इससे ये अल्फा बना, क्लियर? इससे ये बीटा बना और इससे ये बीटा बना। अरे 4 डोमिनेंट एलील 4 है। अगर डोमिनेंट अलील अगर यहां पे चारों है, 1 2 3 4, कितने हैं? चारों है। तो यहां पर जब चेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो चेन भी यहां 4 बन गई, 2 अल्फा 2 बीटा सब बन गई। बात को समझ में आ रहा है? यहां पर अगर हम समझे चारों डोमिनेंट एलील है, चारों डोमिनेंट एलील तो 4 चेन बन गई। क्लियर हुआ? अब सपोज करो, मान लीजिए बच्चों ऐसा कुछ किया गया कि यहां पर इस जीन में म्यूटेशन हो गया, इस जीन में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने से अल्फा चेन बनी ही नहीं। थैलेसीमिया ये होता है, चेन बनना ही बंद हो जाती है, चेन बनना ही बंद हो गई। तो अब बताओ, ये यहां पर हो गया रिसेसिव क्योंकि म्यूटेशन हो गया। अब बताओ डोमिनेंट कितने बचे? 1 2 3, 3 डोमिनेंट बचे, तो चेन भी तो 3 ही दिख रही, तो 3 चेन का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, मान लो बच्चों इसमें भी म्यूटेशन कर दे, इसमें म्यूटेशन कर दे, तो ये चेन नहीं बनेगी। तो बताओ डोमिनेंट कितने बचे? 2, तो चेन भी यहां पर एक ये बची, एक ये बची, तो यहां 2 बचेगी। अच्छा, इसमें भी म्यूटेशन कर दें तो ये नहीं बनेगा, तो एक में एक डोमिनेंट बचा तो एक ही चेन बनी। तो हमने क्या सीखा? जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, चेन का बनना भी कम होता जा रहा है। तो चेन का बनना डोमिनेंट एलील की नंबर पे डिपेंड करता है, और नंबर पे डिपेंड कर रहे तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो थैलेसीमिया में ये क्वांटिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, चेन की क्वांटिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। और सिकल सेल एनीमिया ये क्वालिटी वाला केस होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी अच्छे से इसको नोट कर लेना। क्वालिटेटिव में सिकल सेल एनीमिया और क्वांटिटेटिव में थैलेसीमिया। बात समझ में आई बच्चों? ये नोट किया। अब बच्चों हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिटेल में समझते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या क्या होता है। तो अब हम हेडिंग यहां पे लेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसको हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं किसको है? इन दिस इनहेरिटेंस वन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। मोर देन वन जीन यानी खास बात क्या है? यहां पर 1 कैरेक्टर लेंगे, 1 कैरेक्टर। अच्छा, और जीन कितनी लेंगे? बहुत सारी। जैसे ये जीन 1,
यहां जीन 2, यहां जीन 3। तो खास बात, एक कैरेक्टर और बहुत सारी जीन हो, तो बहुत सारी जीन हो तो उसको कहा जाएगा पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक में क्या होता है, एक कैरेक्टर की कई सारी जीन होती है, यह पॉलीजेनिक केस होता है। कंफ्यूज नहीं होना, तो ध्यान रखना, मोर देन वन जीन मिलकर एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। अच्छा, यहां जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर शुड बी क्वांटिटेटिव, और जैसे बच्चों ये क्वांटिटेटिव लिखा, सारी बातें वो क्वांटिटेटिव यहां क्लियर हो जाएगी। क्वांटिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था, फिनोटाइप इज डिपेंड ऑन, क्वांटिटेटिव वाला कैसे, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कि जितने डोमिनेंट एलील बढ़ते जाएंगे फिनोटाइप उतने ही अच्छा आएगा। अच्छा, ईच डोमिनेंट एलील कॉन्ट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ फिनोटाइप, क्योंकि जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ते जाते हैं फिनोटाइप की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो हर डोमिनेंट एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे 0 से 1 पे गए तो कलर और अच्छा आएगा, 2 पे गए और अच्छा आएगा। तो जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ेंगे वहां फिनोटाइप की अच्छी कैरेक्टर आती जाए, फिनोटाइप अच्छा बनता जाएगा। एक और खास बात, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है, आप ही आंसर दो। यस, मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब आता है जब ऑल डोमिनेंट एलील्स ऑफ ऑल जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट टुगेदर, मतलब सारी जीन के सारे डोमिनेंट एलील होना चाहिए। क्या समझाया था अभी मैंने, सारी जीन के सारे डोमिनेंट एलील है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर, खास बात। फिर मिनिमम एक्सप्रेशन कब आता है, आप ही बताओ। हाँ, मिनिमम एक्सप्रेशन तब आता है जब ऑल रिसेसिव एलील्स ऑफ ऑल जीन, सारी जीन के सारे रिसेसिव एलील साथ साथ हो, मतलब एक भी डोमिनेंट ना हो, तब जाके ये मिनिमम एक्सप्रेशन आता है। बात समझ में? एक और खास बात, इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटाइप इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। यहां जो फिनोटाइप होता है किससे अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, तो ये इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होने वाला कैरेक्टर है, इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अरे ये वही क्वांटिटेटिव वाली बातें जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले सिखा रहा था, ये वही बातें। तो क्या क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब, सारे डोमिनेंट। मिनिमम कब, जब सारे रिसेसिव हो, इन्वायरमेंट से हाईली अफेक्ट होते। और एक और खास बात, हर डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन होता है। डोमिनेंट एलील यहां फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं कि कितने डोमिनेंट एलील, नंबर वाइज कितनी है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? पहले मुझे एक बार और फिर बताना, पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है। पॉलीजेनिक का मतलब बहुत सारी जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको पॉलीजेनिक कहा जाता है। क्लियर? तो ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर एक खास बात और, कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे पॉलीजेनिक में, या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में फिनोटाइप निकालना हो तो सिंपल सा तरीका 2n+1। याद करो, पहले हम फिनोटाइप का फॉर्मूला 2 की पावर n यूज करते थे। हम पहले ये यूज करते थे, लेकिन यहां ये यूज नहीं होगा। यहां पर 2n+1, n यहां पर जीन्स की बात करें कि कितनी पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, ये तो वही रहेगा 3 की पावर n, क्योंकि बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो कभी चेंज नहीं होता। चेकर बोर्ड तो वही बनता है, और चेकर बोर्ड वही बनना है तो इसका मतलब टाइप ऑफ जीनोटाइप तो वही का वही रहेगा। अच्छा, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकाले तो वही 4 की पावर n ही रहेगी। कौन सा फॉर्मूला बदल गया? यस, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप यहां चेंज हो गया और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? एक खास बात हो, इनके एग्जाम्पल की बात करें, नोट किया ये एग्जाम्पल की बात करें, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलीजीन्स काम में लेते हैं। कितनी? 2 पॉलीजीन्स। मतलब इधर जो है ये है बच्चों कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और जीन 2 है, वही पॉलीजेनिक वाला कैसे, तो 2 पॉलीजीन्स काम में आती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कर्नेल कलर होता क्या है। व्हीट के अंदर कर्नेल कलर मतलब ये बच्चों कुछ इस तरह से, आप लोगों ने व्हीट में देखा होगा इस तरह से रहते हैं ना, जिसके अंदर यहां सीड्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे सीड्स होते हैं। तो इसकी ये जो कोटिंग वाला पार्ट है, ये जो कोटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कोटिंग, यही इसका कर्नेल कलर है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कर्नेल दिखे, तो ये कर्नेल कलर कैसा होता है। अच्छा, इस कर्नेल कलर वाले कैरेक्टर को हम डिटेल में समझेंगे। तो ये जो कर्नेल कलर, ये एग्जैक्टली पूरा कर्नेल कलर ही है, कर्नेल ही है सब। तो कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलीजीन्स काम में ली जाती है। नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर, इसको कंट्रोल करने के लिए 3 पॉलीजीन्स काम में लेते हैं। हमारा जो स्किन कलर है ये भी पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में समझा रखा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा आपको। क्लियर? ये दोनों केस तो हम डिटेल में भी समझेंगे। क्लियर? पहले और एग्जाम्पल लिख लो। ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करने के लिए
हाँ 5 पॉलीजेन्स, थोड़ी देर पहले समझाया था ये भी। अगला लेते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंसी, और ह्यूमन इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करने के लिए 25 जीन्स काम आती है। मतलब 25 जीन्स मिलकर अपने को इंटेलिजेंट बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। तो ऐसे ही बुद्धि नहीं आई है, ऐसे इंटेलिजेंट नहीं हुए। इंटेलिजेंट बनने के लिए 25 जीन काम आती है। लेकिन एक खास बात, हमारे अंदर इंटेलिजेंसी के जीन तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन वही बात, जीन होना सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेशन करना पड़ता है। और ये कैरेक्टर तो इन्वायरमेंट से बहुत अफेक्ट होता है, तो बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये ध्यान रखो, जीन अच्छी होती हैं, हम सबके अंदर अच्छी जीन है इंटेलिजेंसी की, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है। बात समझ में? तो कर्नल कलर ऑफ इट 2 पॉलीजीन्स, ये 3 पॉलीजीन्स, ये 5 पॉलीजीन्स, ये 25 पॉलीजीन्स। तो क्या सीखा हमने? कैरेक्टर एक, लेकिन जीन तो बहुत सारी जन रही। ये सारे पॉलीजेनिक के एग्जाम्पल है। इनमें से मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वाला केस ये बच्चों डिटेल में समझाएंगे। क्लियर? 1-2 पॉइंट और। फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कार्ल र्यूटर। कार्ल र्यूटर इन्होंने ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टार्टिंग की थी, लेकिन इसको डिटेल में बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने समझाया था। किसने समझाया था वो बताते हैं। हम यहां कर्नल कलर ऑफ इट का एग्जांपल लेते हैं, यही वाला केस। कर्नल कलर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे निल्सन एहल, और इन्हीं साइंटिस्ट ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिटेल में भी समझाया था। यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डिटेल स्टडी इन्होंने की थी। हां, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट ये थे, लेकिन डिटेल में समझाने वाले तो निल्सन एहल थे। तो फादर ऑफ पॉलीजेनिक बोला जाए तो कार्ल र्यूटर, और डिटेल स्टडी करने वाले थे निल्सन एहल। इन्होंने कौन सा कैरेक्टर स्टडी किया था? कर्नेल कलर ऑफ इट। और एक कर्नेल कलर कंफ्यूज नहीं होना, ये जो दिख रहा ना एक कर्नेल कलर ही है। अच्छा, यहां पर कर्नेल कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलीजीन्स काम आती है। 2 पॉलीजीन से सिखाने के लिए लिया ए जीन बी जीन, यहां 2 जीन से ए और बी। अब बच्चों में ये वाला जो केस है, इसी केस को अब हम डिटेल में समझेंगे, मतलब वही क्रॉस करके इसको समझेंगे। क्लियर? तो आप उस क्रॉस को बहुत ध्यान समझे, ये एग्जाम्पल नोट कर लो और ये पॉइंट भी। हम कौन सा केस डिटेल में समझने जा रहे हैं? कर्नेल कलर। जब भी कोई भी क्रॉस करते हैं, शुरुआत हमेशा पेरेंट्स से। अच्छा, पेरेंट्स में हमने ये सीखा है, कई क्रॉस हम समझ चुके हैं। पेरेंट्स हमेशा प्योर लिए जाते हैं। प्योर में यहां पेरेंट्स में एक में लिया मैक्सिमम एक्सप्रेशन और इसका क्रॉस किया मिनिमम एक्सप्रेशन। अब आप ही दिमाग लगाओ, 2 पॉलीजीन्स का है, ए और बी का है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? हाँ, ये आना चाहिए अब आपको। मैक्सिमम कब? सारे डोमिनेंट है, बताओ क्या जीनोटाइप लिखे? हाँ, यहां पर ए बी भी लिख देंगे। अरे ए बी डोमिनेंट, लेकिन अलील 2 होंगे, बी के भी 2 अलील होंगे। यहां पर सारे रिसेसिव कर लो, स्मॉल 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 बी स्मॉल बी। अच्छा, ये भी प्योर, ये भी प्योर ले लिया गया। वही क्रॉस तो हमेशा प्योर से करना है। इसमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, इसमें मिनिमम है। जब यहां मैक्सिमम एक्सप्रेशन है तो जो कर्नेल कलर आता है वो यहां पर बिल्कुल रेड कलर का आता है। जो कर्नेल कलर में भी आपको बता रहा था डायग्राम में, रेड कलर के हो जाएंगे और यहां पर व्हाइट कलर के हो जाते हैं, एकदम कलरलेस कंडीशन होती है। जब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन आएगी। क्रॉस करके देखते हैं, दोनों साइड से, इधर से कैपिटल ए, इधर से स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां आ जाएगा ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। अरे बात समझ में? और ये जनरेशन बन जाएगी F1। इस F1 जनरेशन में अब बताना, यहां डोमिनेंट एलील कितने हैं? 2। ये डोमिनेंट एलील पर डिपेंड है, क्योंकि ये सब कौन से कैरेक्टर है? क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है तो डोमिनेंट एलील अगर कम हुए तो कलर भी रेड से यहां कम होकर इंटरमीडिएट रेड बनता है। यहां इंटरमीडिएट रेड बनता है और यह जनरेशन यहां पर कौन सी आ गई? F1। तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट रेड बना। अब जब बच्चों पहले हमने जो डायहाइब्रिड कोर्स पढ़ा था, मेंडल वाला, याद करो, तो मेंडल वाले केस में हम क्या पढ़ते थे कि इन दोनों में से F1 में कोई एक आता था। जैसे यहां रेड है तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहां रेड आना चाहिए था, लेकिन यहां रेड के बजाय इंटरमीडिएट रेड, मतलब हल्का सा डाउन रेड आया। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर क्वांटिटेटिव है और पहले जो कैरेक्टर हमने सीखा था वो क्वालिटेटिव था। यानी मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे वो सारे, हाँ एक बार फिर सुन लेना, वो सारे क्वालिटी वाले थे, क्वालिटी वाले, और ये क्वांटिटी वाले हैं कि डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी कितनी है, कि 4 डोमिनेंट एलील है, 2 है, कितने हैं। एक बार फिर बताता हूं, यहां इंटरमीडिएट रेड कलर डाउन क्यों हो गया? क्या आंसर आएगा? यस, डोमिनेंट एलील कम हो गए क्योंकि ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। F1 से बच्चों F2 लाना है, सभी जानते हो कैसे सोल्व करना है, सेल्फिंग करा दें, और जैसे सेल्फिंग कराएंगे F2 जनरेशन आएगी, और F2 में ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी क्रॉस विथ ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी क्रॉस कर सकते हैं। जब यहां पे क्रॉस कराएंगे तो 16 का चेकर बोर्ड बनेगा।
ये चेकरबोर्ड बनाते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं इसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे डायरेक्ट इसका कंक्लूजन लिखेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके में आपको समझाता हूं। हाँ, चेकरबोर्ड बनाते तो ऐसे 16 का बनता, लेकिन बनाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है। हम यहां पर इसमें अब कंक्लूजन लेते हैं। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, ये सब F2 में चल रहा है, ध्यान रखना बेटे, ये F2 जनरेशन की बात चल रही है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप और रेशियो को हम ले। क्लियर? पहले मैं जीनोटाइप की बात करूं। अगर 16 का चेकरबोर्ड होता है तो जीनोटाइपिक रेशियो आप ही बताओ, और वो याद भी है सबको, कई बार बोल चुके हैं आप लोग, क्या आएगा? वेरी गुड, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। अरे वही तो आएगा। मैं पहले इसका जीनोटाइप यहां लिखता हूं, वही 1 2 2 4 1 2 1 2 1। यहां पर मैंने सबसे पहले AABB लिखा। मैंने एक तरीका आपको समझाया भी था कि पहले BB को लिखो, अरे वहां बताया होगा मैंने, से Y 2 बार लिखो, फिर Y स्मॉल y, ये सब वही है, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। AABB, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस है। बोथ पेयर्स आर होमोजाइगस 1 टाइम्स, ये एक ही बार होगा, तो यहां मैंने 1 लिख दिया। या फिर आप एक काम और करो, इस पूरे चेकरबोर्ड में चेक करो तो ये AABB यहां पर एक ही बार दिखेगा। तो इससे अच्छा तो वही तरीका, दोनों होमोजाइगस है तो 1 टाइम। याद है कुछ ऐसा सिखाया था, एक होमो हो एक हेट्रो हो, यस 2 टाइम, दोनों हेट्रो हो 4 टाइम्स। तो वही यहां पे हम अप्लाई करते जाएंगे। यहां पर फिर लिखा जीनोटाइप AAB स्मॉल b, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस, एक पेयर होमो एक हेट्रो, बोलो 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसी तरह से A स्मॉल है कैपिटल B, एक हेट्रो एक होमो 2 टाइम्स हो जाएंगे। अब बताना, दोनों हेट्रो है 4 टाइम्स, यहां पे दोनों होमो है 1 टाइम्स, दोनों होमोजाइगस 1 टाइम्स, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस 2 टाइम्स, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस 2 टाइम्स, दोनों होमो। यहां पर अगर हम एग्जैक्ट लिखे तो यहां पे बच्चों आएगा ये वाला, यहां पे अगर हम ले तो यहां पर इस बार जीनोटाइप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहां ले लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां वाला, इस वाले केस को अगर हम समझे तो यहां बच्चों इसको चेंज कर देते हैं और इसको चेंज करके यहां पर ले लेते हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल बी और ये यहां पर टोटल टाइम्स कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स। ये यहां पे बच्चों ऐसे 1 टाइम्स रहेगा। स्मॉल इसको सही कर लेना, स्मॉल बी 1 टाइम। अच्छा, AABB 1 टाइम, ये 2 टाइम 4 टाइम 1 टाइम। अगर ये रेशियो नहीं करा जाए तो वही है, चेक करो 1, यहां पे इसको चेक करें 1 2 2 4 1 2 1 2 1। अरे ये वही तो है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। बस मैंने यहां पे इसको अरेंज कैसे किया, ध्यान से देखना। यहां डोमिनेंट एलील कितने हैं? 4। यहां डोमिनेंट एलील कितने हैं? 1 2 3, तो 3। यहां डोमिनेंट एलील, अरे इसमें भी तो 3 है तो 3 लिख दिया, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं? 2, इसमें 2, अरे 2 ही है, इसमें भी 2 ही है। इसमें डोमिनेंट एलील 1, ये 1 और इसमें भी 1। इसमें डोमिनेंट एलील 0, इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, 0 है। इसको स्मॉल बी, एक भी डोमिनेंट नहीं है, 0 हो गया। अब यहां पे सोच समझ के आंसर देना, सभी बताना अच्छे से। डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो डोमिनेंट एलील यहां पे कम होते जा रहे हैं तो फिनोटाइप भी कम होता जाएगा। वो क्या होगा भी सिखाएंगे। मतलब मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया कि डोमिनेंट एलील कम होते चले जाए। क्लियर हुआ है सबको अच्छे से? अब यहां पर इनका फिनोटाइप देखें, चारों डोमिनेंट एलील है, चारों ही डोमिनेंट एलील है। कलर सोचने की कोशिश करो क्या आएगा। चारों डोमिनेंट एलील है, कलर वेरी गुड, यहां आ जाएगा रेड कलर, रेड ही आएगा। अच्छा, यहां डोमिनेंट इस केस में 3 है तो कलर हल्का सा यस डाउन होगा और यहां कलर समझाने के लिए लाइट रेड, तो यहां पे जो कलर आ जाएगा इस केस में भी लाइट रेड होगा, इस केस में भी लाइट रेड होगा। अच्छा, दोनों से लाइट रेड ही क्यों आएगा? क्योंकि डोमिनेंट एलील तो 3 है। अरे इसमें भी 3 डोमिनेंट है और इसमें भी 3 डोमिनेंट है और डोमिनेंट 3 है तो फिनोटाइप तो सेम ही आएगा। तो इससे भी लाइट रेड, इससे भी लाइट रेड आएगा। अच्छा, यहां इस केस में डोमिनेंट 2 बचे, कलर और डाउन होगा और यहां जाएगा इंटरमीडिएट रेड। क्लियर? यहां देखें, यहां पे बच्चों डोमिनेंट एलील और कम हुए तो यहां वेरी लाइट रेड, इससे भी वेरी लाइट रेड तो इससे भी वेरी लाइट रेड, क्योंकि इनमें एक ही डोमिनेंट एलील है। अरे डोमिनेंट एलील एक ही है, यहां डोमिनेंट एलील 0 है, एक भी नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा व्हाइट।
बात समझ में? क्या समझा? जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, कलर की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट एलील की नंबर पे, और नंबर पे डिपेंड करे मतलब ये क्वांटिटेटिव। अब बताओ, ये मैक्सिमम कलर रेड कलर सबसे बढ़िया कलर, बताओ कब आया? जब सारे डोमिनेंट है। और मिनिमम कलर कब आया? जब सारे रिसेसिव है और ये इंटरमीडिएट फॉर्म आ गए। अरे बात समझ में? अब यहां पर रेशो निकाले, ये रेशो में और अच्छे से लिखूं तो ये एक तरह का बच्चों फिनोटाइपिक रेशो ही है, ये फिनोटाइपिक रेशो। अब चेक करना, ये टोटल कितना है? 1, तो यहां पर ये 1 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 2 है, ये 2 है, टोटल ये 4 है, तो ये यहां पे 4 टाइम्स हो जाएगा। ये काउंट करो, आप लिखो, आंसर दो। 4, 5, 6, तो ये 6 टाइम हो जाएगा। इसको काउंट करो, 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, और ये यहां 1 मतलब 1। रेशो निकालो, क्या आ गया? 1 4 6 4 1, तो रेशो आ जाएगा 1 4 6 4 1। पहले रेशो बढ़ेगा और फिर घटेगा, मतलब पहले रेशो इंक्रीज हो रहा है, फिर उसी प्रोपोर्शनल में, जैसे 1 4 6 तो फिर 4 1, तो पहले रेशो बढ़ता जाएगा फिर घटता जाएगा। बात समझ में? एक बात और मुझे बताओ, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट में था रेड कलर और दूसरा था व्हाइट कलर, ये पेरेंटल है। मतलब ये जो रेड कलर दिख रहा है, इस रेड वाले को यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, और ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये भी पेरेंटल है। अब बताओ, दिमाग लगा के समझाना, पेरेंटल कितने हो गए? एक ये और एक ये, 2 ही है। सबसे मजे की बात यहां पर क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में पेरेंटल हमेशा 2 होंगे। अब चाहे वो कितनी भी जीन्स का हो, ये हम 2 जीन्स का पढ़ रहे हैं, यहां 2 जीन्स ले रखिए। अगर मैं आपको 3 जीन का समझाऊंगा तब भी पेरेंटल 2 होंगे, 4 जीन का समझाऊं तब भी पेरेंटल 2 होंगे, 50 जीन्स का समझाऊं तब भी पेरेंटल 2 होंगे। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंटल हमेशा 2 ही होंगे। किसमें? पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पेरेंटल ऑलवेज 2 ही रहेंगे, केवल 2 ही रहेंगे। बात समझ में? ये कैसे बनाया, क्लियर हुआ? ये जीनोटाइप लिखा, अरे ये भी 1 2 2 4 1, क्लियर। डोमिनेंट एलील यहां कम होते जा रहे हैं, फिनोटाइप कम होता जा रहा है। ये 1 था तो 1, टोटल 4 थे तो 4, रेशो बन गया 1 4 6 4 1। अच्छा, यहां पे बच्चों ये जितनी बातें अभी आपको समझाई है, तो इसको भी नोट कर लो, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कर लिया नोट? अब इसके कुछ कंक्लूजन और निकाले जाए, क्लियर। यहां पर इसके कंक्लूजन लेते हैं। ये वाला तो अभी हमने बनाया था, F2 जनरेशन हम समझ रहे हैं। इस F2 में, इस F2 जनरेशन में अब मैं आपसे पूछूंगा, आंसर आप डायरेक्ट देते जाना। पहला क्वेश्चन, फिनोटाइपिक रेशियो। बोलो बच्चों, क्या आएगा? हां, क्वांटिटेटिव है तो रेशियो आ जाएगा 1 4 6 4 1। याद करो, हमने पहले जो डायहाइब्रिड सीखा था मेंडल वाला, फिनोटाइपिक रेशियो 9 3 3 1, ऐसा कुछ आया था, 9 3 3 1। 9 3 3 1 कब आएगा? हां, जब वो कैरेक्टर क्वालिटी वाला है। यहां रेशियो क्यों बदल गया? क्योंकि ये क्वांटिटी वाला है तो ये भी डायहाइब्रिड ही, लेकिन रेशियो इसलिए बदल गया क्योंकि ये क्वांटिटी वाला है। कुछ नहीं कहा जाए तो कैरेक्टर को क्वालिटी वाला मान के चले, क्वेश्चन में कई बार लिखा नहीं रहता है, तो क्वालिटी मान के चले। स्पेशली अगर क्वांटिटेटिव मेंशन है तो फिनोटाइपिक रेशियो 1 4 6 4 1 आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो आप बताओ बच्चों, मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद दिमाग लगाओ। अरे 16 का चेकर बोर्ड है, जीनोटाइपिक रेशियो तो वही आ जाएगा। कौन सा? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। जीनोटाइप चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बताओ कितने आ गए? ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप के आ गए। या फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, 2n + 1। यहां 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं, यहां फिनोटाइप का फॉर्मूला 2n + 1। अच्छा, 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो 2 × 2 + 1। n की वैल्यू यहां 2 है बेटे, क्योंकि 2 जीन्स वाला है, और इसको सोल्व करोगे तो टोटल 5 आ जाएंगे। क्लियर। अगला लेते हैं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। ये तो वही रहेगा 3 की पावर n, यानी 3 का स्क्वायर, 2 पॉलीजीन्स वाला है, टोटल 9। अगला लेते हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, 4 की पावर n, 4 का स्क्वायर यानी 16, ये वही 16 का चेकर बोर्ड। और ये 9 टाइप के जीनोटाइप यही है, मतलब बस ये फिनोटाइप बदल रहा है, बाकी तो वही चल रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल। अब बताओ आप, पेरेंटल कितने थे? क्या सिखाया था? पॉलीजेनिक में पेरेंटल हमेशा 2 होते हैं, तो 2 यहां पर पेरेंटल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन बात आती है अपॉन में क्या लिखे, तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 16 का है, चेकरबोर्ड 16 का बना है, तो हम लिखेंगे 2/16।
परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां पर इसको सोल्व करोगे तो आंसर 12.5%। एक बात ये ध्यान रखना, पेरेंटल तो हमेशा 2 ही होंगे, ये तो 2 ही होंगे। अपोन में क्या लिखना ये इंपॉर्टेंट है, और अपोन में क्या लिखा जाता है, जाइगोटिको में अरे कितने का चेकर बोर्ड बना वो लिखा जाता है। ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, तो बाकी तो चेकर बोर्ड ही तो है बेटे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो बातें ये तो आपने बनाई लिया, इसको भी आप F2 में कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, यहां पे बच्चों एक बड़ा अच्छा सा ग्राफ भी हम बनाते हैं, वो भी आप देखिएगा किस तरह से। ये अभी हमने सोल्व किया था, यहां पे बच्चों ये स्मॉल स्मॉल भी जब आपने ये पूरा बना लिया था, चेक कर लिया था, अब यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील लिखा है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो यहां पे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4। और यहां इस साइड में लिखने जा रहा हूं फिनोटाइप। यही फिनोटाइपिक रेशियो वाला, फिनोटाइप वाला। बताओ फिनोटाइप क्या है, 1 4 6। फिर तो 4 1 ही आ रहा है, तो मैं यहां 1 लिख लेता हूं, 4 लिख लेता हूं, 6 लिख लेता हूं। ये 4 1 वही वाले हैं। अब यहां इस ग्राफ को बनाना सीखिए। मैं आपको 2 जीन वाला सिखा रहा हूं, 3 जीन में आप खुद बनाएंगे, दिमाग खुद लगाना है। मैं 2 जीन में आपको समझा रहा हूं। बताओ 0 के रिस्पेक्ट में रेशियो कितना आ रहा था, 1। यानी इस 0 के रिस्पेक्ट में 1 है, तो यहां पर इस तरह से बना लेंगे। अरे 0 डोमिनेंट एलील है तो ये 1 आया, तो ये 0 के रिस्पेक्ट में 1। अब बताओ 1 के रिस्पेक्ट में आप बताओ कितना आया, चेक करो। 1 के रिस्पेक्ट में चेक किया गया, कितना आ रहा है, 4। तो इस 1 के रिस्पेक्ट में 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से 3 के रिस्पेक्ट में बोलो, यस 3 के रिस्पेक्ट में, पहले 2 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में कितना आया, 6। तो 2 के रिस्पेक्ट में 6 तक पहुंचा दो। फिर यहां चेक करो 3 के रिस्पेक्ट में 4, तो 3 यहां पे, ये 3 के रिस्पेक्ट में, तो ये 4 तक, मतलब यहां तक जाएगा, ये 4 तक। क्लियर। अच्छा 4 के रिस्पेक्ट में बताओ, 4 के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 1। तो ये 1 आ गया। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखने में ये ग्राफ ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों कोई बेल बना रखी है, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं बेल शेप कर्व। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ऐसे बेल शेप कर्व बनता है। और रेशो कैसे ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में इंक्रीज होता है उसी में डिक्रीज हो जाता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, यहां ऐसे लिख देंगे 1 4 6, यहां पर लिख दिया x और यहां लिख दिया 1। पूछेंगे x की वैल्यू क्या है, तो कैसे सोचोगे, 1 4 6, तो 6 के बाद वापस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4। ऐसे भी बन सकते हैं क्वेश्चन। बात समझ में आई? ये बच्चों यहां पे पहले कंटिन्यूटी में बढ़ रहा है और फिर कंटिन्यूटी में डाउन हो रहा है, तो ये एक तरह का कंटिन्यूअस वेरिएशन भी शो करता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो कंटिन्यूअस वेरिएशन, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी में इंक्रीज हो रहा है, फिर उसी प्रोपोर्शनल में डाउन हो रहा है, तो कंटिन्यू में इंक्रीज, उसी प्रोपोर्शनल में डिक्रीज, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग ये ग्राफ भी बना लीजिए। और कैसे बनाए समझ में आते, 0 के रिस्पेक्ट में 1 ऐसे बना के ये हमने यहां पे पॉलीजेनिक का ग्राफ ड्रॉ किया है। क्लियर हुआ है सबको अच्छे से? अभी जो मैंने आपको ये सिखाया है ये 2 जीन्स का था। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, कर्नेल कलर, तो ये 2 जीन्स वाला था। अब हम यहां पे अगला सीखेंगे और वो लेते हैं 3 जीन्स वाला। ये 2 जीन्स का था, अगला केस हम ले लेते हैं 3 जीन्स वाला। तो नेक्स्ट वाला लेते हैं, ये बना लिया सबने, ड्रॉ किया। नेक्स्ट वाला लेते हैं 3 पॉलीजीन्स का, जिसका एग्जांपल था ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पॉलीजीन्स काम में ली गई। 3 पॉलीजीन्स थी। इन 3 पॉलीजीन्स को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे डेवेनपोर्ट। ये बच्चों एग्जांपल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। खैर 2 वाला तो इंपॉर्टेंट है, 3 वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में यही केस समझा रखा है, पॉलीजेनिक में एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल समझा रखा है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। अच्छा, जब भी कोई क्रॉस करते हैं, पेरेंट्स हमेशा प्योर और मैक्सिमम वाले का मिनिमम के साथ, तो वही हम समझ लेते हैं। ये 3 पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है, एबीसी। पेरेंट्स में लिया गया, एक में मैक्सिमम एक्सप्रेशन, एक में लिया मिनिमम एक्सप्रेशन, क्रॉस कराते। अच्छा, 3 पॉलीजीन से ए है, बी है, सी है। बताओ मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाले का जीनोटाइप खुद लिखने की कोशिश करो। हाँ, क्या लिखोगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। मिनिमम वाले में सारे रिसेसिव ले लो, स्मॉल 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 बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्लियर, दोनों का क्रॉस कराते हैं। यहां पे जब क्रॉस कराओगे सारे डोमिनेंट है, तो यहां पे कलर निग्रो ब्लैक आता है, एकदम ब्लैकिश कलर स्किन का, और यहां पर व्हाइट कलर आ जाता है। जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो यहां आता है ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी। अब बताओ कलर,
इससे डाउन होगा क्योंकि डोमिनेंट एलील कम हो गए। ये सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी कम बची, तो यहां जब कलर चेक किया गया तो ये इंटरमीडिएट ब्राउन कलर आता है, या इसी को मलेटो कलर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कभी मलेटो कलर लिखा गया है तो आप समझना 3 डोमिनेंट वाला है, मतलब 3 डोमिनेंट होना चाहिए। उसका जीनोटाइप आप लिख सकते हो A स्मॉल ए, B स्मॉल बी, C स्मॉल सी, 3 डोमिनेंट आप लिख सकते हो। ये बच्चों मलेटो या इंटरमीडिएट आता है। ये कौन सी जनरेशन आ गई? यहां पर जो जनरेशन आएगी F1। अच्छा, यहां F1 किसी से सिमिलर नहीं होगी। अब यहां पर F1 से F2 लाना है तो सिब मैटिंग करेंगे। ह्यूमन के अंदर सेल्फिंग का केस नहीं होता है, यहां पर चलेगा सिब मैटिंग। सिब मैटिंग करेंगे तो F2 जनरेशन आएगी। सिब मैटिंग का मतलब इनब्रीडिंग भी आप कह सकते हो, जिसमें A स्मॉल ए, B स्मॉल बी, C स्मॉल सी का इसी के साथ क्रॉस होगा। मतलब यहां फिर से A स्मॉल ए, B स्मॉल बी, C स्मॉल सी, इसी का इसी के साथ क्रॉस किया गया। क्लियर? जब ये क्रॉस करेंगे तो यहां पर एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनेगा। कितने का? इसके गेमिट बनाए तो 8, इसके 8, मतलब यहां पर एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनेगा 64 का, चेकर बोर्ड ऑफ 64। अब बच्चों अरे इसके 8 गेमिट लिखो, फिर इधर के 8 गेमिट लिखो, 64 का एक बड़ा भारी भरकम सा चेकर बोर्ड बनेगा। हमें वो नहीं बनाना है, बनाना ही नहीं है। हम जो भी कंक्लूजन है अब डायरेक्ट लिखते हैं। यहां पे हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, फिनोटाइप और रेशियो। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पहले 6 है क्योंकि मैक्सिमम यही है, 1 2 3 4 5 6। फिर यहां ले लेते हैं, कम कर लेते हैं, 5 4 3 2 1 और 0, ऐसे कम करते जाते हैं। 6 वाले में कलर कैसा आ रहा था? निग्रो ब्लैक, मतलब यहां निग्रो ब्लैक आ गया। बताओ यहां कलर क्या आएगा? डोमिनेंट एलील कम हो रहे, कम हो रहे मतलब हां, यहां फिनोटाइप डाउन हो जाएगा और यह बन जाएगा वेरी डार्क ब्राउन। डार्क ब्लैक नहीं लिखा, डार्क ब्राउन लिखा बच्चों, तो यहां पर वेरी डार्क ब्राउन आ जाएगा। इसी तरह से अगला 4 है तो इसमें आ जाएगा डार्क ब्राउन। इसी तरह से यहां 3rd है तो मलेटो, 2 है तो लाइट ब्राउन, मतलब ये कम होता जाएगा। 1 है तो वेरी लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन, और 0 है तो व्हाइट आ गया। क्या सीखा? जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, स्किन का कलर साफ होता जा रहा है। मतलब ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन, मलेटो, वेरी लाइट ब्राउन, ब्राउन, इस तरह से आप जा रहा है। तो जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जाएंगे, यहां पर फिनोटाइप भी डाउन होता जा रहा है। क्लियर? रेशियो अगर निकाले तो 1 6, मतलब वही 64 का चेकर बोर्ड बनाते फिर चेक करते। मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 6 15 20। आगे का आप लिखो, मैं नहीं बताऊंगा। हां, क्या सिखाया था? जिस प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा वैसे ही घटेगा। अब बताओ यहां क्या आएगा? सबको आंसर आना चाहिए। यस, ये आ जाएगा 15, फिर 6, फिर 1। जैसे इंक्रीज हुआ था वैसे डिक्रीज हो जाता है। अब यहां पर रेशियो आ गया 1 6 15 20, 15 6 1। ये 3 जीन्स वाला है, बात समझ में? 2 जीन्स वाले में क्या था? 1 4 6 4 1, और ये 3 जीन्स वाले में 1 6 15 20, फिर 15 6 1। अब यहां पे एक बात चेक करो, निग्रो ब्लैक, ये निग्रो ब्लैक है, मतलब ये हो गया पेरेंटल, ये पेरेंटल, और ये व्हाइट वाला भी हो गया पेरेंटल। तो ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है। बताओ कितने पेरेंटल? 2। यही बात मैंने आपको 2 जीन्स में भी समझाई थी। पेरेंटल हमेशा 2 होंगे, चाहे वो 2 जीन का केस हो, चाहे 3 जीन्स का हो, चाहे 4 जीन्स का हो, कितनी भी जीन्स का केस लिया जाए, पेरेंटल ऑलवेज 2 होंगे। तो पेरेंटल तो हमेशा यहां पे हर केस में 2 ही रहेंगे, तो यहां पे भी पेरेंटल 2 रहेंगे। अच्छा, मैं ऐसे कह देता, मैंने एक जीनोटाइप आपको दिया, यहां पर समझाने के लिए लेता हूं। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने एक जीनोटाइप दे दिया। मैंने लिखा ऐसे, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। बताओ इसमें स्किन कलर कैसा आएगा? कैसे चेक करोगे? डोमिनेंट एलील 2 है, डोमिनेंट एलील 2 है, मतलब ये लाइट ब्राउन आ जाएगा। अरे बात समझ नहीं तो लाइट ब्राउन आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, बहुत अच्छे सुनना, जिनकी नंबर सबसे ज्यादा, मैं एक बार फिर ध्यान सुनिएगा, जिनकी नंबर सबसे ज्यादा है उनमें डोमिनेंट एलील बताओ। नंबर यहां चेक करो, किसकी सबसे ज्यादा है? अरे 20 सबसे ज्यादा है, यही तो सबसे ज्यादा है, तो उनमें डोमिनेंट एलील मतलब 3 है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनकी नंबर सबसे ज्यादा है उनमें डोमिनेंट एलील कितने थे? 3। बात समझ में? जिनमें सारे डोमिनेंट एलील थे, यानी मैक्सिमम डोमिनेंट एलील थे, उनकी नंबर 1। 0 डोमिनेंट एलील थे, उनकी नंबर 1। लेकिन मैक्सिमम नंबर वाले में डोमिनेंट एलील 3 होते। तो ऐसे घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन
सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर? ये जो बात समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अब यहां पर भी कुछ कंक्लूजन हम लेते हैं। 3 जीन्स के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में F2 जनरेशन में अगर हम बच्चों फिनोटाइपिक रेशियो निकालें तो अभी हमने सीखा था फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 1 6 15 20 15 6 1। पहले बढ़ता है फिर उसी रेशियो में डाउन होता है, तो पहले इंक्रीज फिर डाउन हो जाएगा। क्लियर? जीनोटाइपिक रेशियो निकाले। अब बात आती है जीनोटाइपिक रेशियो 3 जीन्स में कैसे निकाले। यहां तो 64 का एक बड़ा चेकरबोर्ड बनता है, उसमें सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात हम ये भी तो जानते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं एक जीन का जीनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछूं तो वो आता है 1:1, दूसरी जीन का निकाले तो वो 1:1, तीसरी जीन का 1:1, बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 27 टाइम्स का एक बड़ा सा जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा। हमें बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो याद ही नहीं करना है। हाँ, हमें कंसेप्ट क्लियर है कि 3 जीन्स है तो पहले का 1:1, दूसरे का 1:1, तीसरे का 1:1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? अगला लेते हैं टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप सोल्व करना है तो आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप के फिनोटाइप आ जाएंगे। चाहे तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला सभी जानते हो 2n+1। यहां फिनोटाइप का फॉर्मूला 2n+1 होता है। यहां n की वैल्यू 3 जीन है तो 3 आ जाएगा, तो 2 × 3 + 1 = 7। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 7 आ जाएगा। अच्छा, अगला लेते हैं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप के फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, 3 की पावर n यानी 3 का क्यूब। सोल्व करोगे तो ये 27, इसको सोल्व करो वही 27 आएगा, वही सेम यहां रहेगा। अगला लेते हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, 4 की पावर n, तो यहां पर 4 की पावर 3 या 64, मतलब 64 का जो चेकरबोर्ड बनता है वही है। अगला लेते हैं परसेंटेज ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप। F2 जनरेशन में पेरेंटल फिनोटाइप कितने आएंगे? एक बात ये ध्यान रखना, पेरेंटल हमेशा 2 होते हैं, चाहे वो कितनी भी जीन का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, तो पेरेंटल तो यहां पर भी 2 होंगे। अब बात आती है अपॉन में क्या लिखा जाए, तो जितना जाइगोटिक संयोजन है, जितना जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है 64 वाला, तो वही जाइगोटिक कॉम्बिनेशन यहां अपॉन में लिख देंगे। तो 2/64 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.125। बात समझ में? अब इन सब में आप बच्चों एक तो फिनोटाइपिक रेशियो अच्छे से याद रखना और एक परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैसे निकाला गया। परसेंटेज याद नहीं रखना है, तरीका ध्यान रखो। पेरेंटल हमेशा 2 रहते हैं। बात समझ में बच्चों? क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहां पे अब बताना, जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 6 तक। यहां पर इस साइड में यहां बच्चों ले लेते हैं फिनोटाइप, यहां फिनोटाइप ले लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? 1 6 15 20। यही है। 0 के रिस्पेक्ट में कितने डोमिनेंट एलील आ रहे हैं? 1। चेक कर लो, 0 के रिस्पेक्ट में 1 यहां आ गया, 1 के रिस्पेक्ट में बोलते जाओ, 1 के रिस्पेक्ट में 6, तो 1 के रिस्पेक्ट में 6, 2 के रिस्पेक्ट में 15, 3 के रिस्पेक्ट में 20, अरे बात समझ में, 4 के रिस्पेक्ट में 15, 5 के रिस्पेक्ट में चेक करो 6, तो 5 के रिस्पेक्ट में वापस 6, मतलब यहां तक आ जाएगा, और 6 के रिस्पेक्ट में 1 है तो यहां तक आ जाएगा। अब आप देखो, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, मतलब अगर ग्राफ ड्रॉ करे तो वही पहले बढ़ेगा फिर डाउन हो जाएगा, वही बेल शेप ग्राफ बना। अच्छा, बेल शेप का रो यहां पे तैयार हुआ और ये भी एक तरह से कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को शो कर रहा है। तो ये 3 पॉलीजीन्स का केस हमने समझा। मैंने आपको दोनों ही समझा दिए, 2 पॉलीजीन वाला भी सिखाया, 3 पॉलीजीन वाला भी सिखाया, 2 का भी सीख लिया, 3 का भी सीख लिया। दोनों ही केस बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दी है। बस दोनों में मेन बातें, 2 वाले का एग्जाम्पल कर्नेल कलर था, 3 का ह्यूमन स्किन कलर था। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था वो याद रखना है दोनों केस में, और पेरेंटल हमेशा 2 होते हैं। तो ये इस तरह का इनमें थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसका हम न्यूमेरिकल सेक्शन भी लेंगे। क्लियर? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इससे रिलेटेड बच्चों हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन को नोट करिएगा। अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 4 पॉलीजीन्स, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंटल प्लांट इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितने पेरेंटल प्लांट होंगे, ये आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और 4 जीन से कंट्रोल हो रहा है। कर सकते हैं सोल्व? हाँ, हमने बच्चों एक बात सोल्व किया होगा सबने। एक बात हमने सीखी थी कि 4 जीन्स का हो चाहे 50 जीन्स का हो, पेरेंटल हमेशा 2 ही होते हैं। लेकिन खास बात यहां पर, अगर हम 4 जीन्स का लेते तो उसमें जाइगोटिक कॉम्बिनेशन अगर हम निकालते
पॉलीजीन्स 4 है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालते तो 4 की पावर n, 4 की पावर 4 यानी 256 होता। अब यहां पर पेरेंटल प्लांट ये तो फिक्स है 2 है, लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या होती है, अपोन में क्या रखे ये इंपॉर्टेंट है। और अपोन में मैंने क्या बताया था, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 जीन्स का है तो 4 की पावर 4 मतलब 256, तो ये यहां अपोन में लिख दिया जाएगा, तो 2/256। बात समझ में? ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी तो आंसर आ गया। हाँ, परसेंट पूछता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते, लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब यही कंप्लीट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। इन F2 जनरेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर 17 फिनोटाइपिक कैटेगरीज आर ऑब्टेन। फिनोटाइप मिले और वो भी कितने, 17। दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय हाउ मेनी पॉलीजीन्स। ये कैरेक्टर कितनी पॉलीजीन्स से कंट्रोल होगा, ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। 17 फिनोटाइपिक कैटेगरी है। पहले तो मुझे बताओ, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करें, वही क्वांटिटी वाला, और इसमें फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, फिनोटाइप का जब आप फॉर्मूला जानते हो तो 2n+1। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने मिले हैं, 17 इज इक्वल टू 2n+1। ये उधर जाएगा तो 17 - 1 इज इक्वल टू 2n, तो 16 इक्वल टू 2n। n की वैल्यू यहां जाएगी 8। कर सकते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन जब एग्जाम में आता बच्चे इसको सोल्व ही नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं आता है, याद ही नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो फॉर्मूला याद रखना 2n+1। इतना याद आ गया फिर तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है, फिर तो बड़े इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले नोट करा देता हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। पॉलीजेनिक में हर डोमिनेंट एलील की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ता है, फिनोटाइप बढ़ता जाता है। तो एक एलील का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसको कैसे निकालते? तो इसको सोल्व करते टाइम आप कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम में टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील किस में होंगे, मैक्सिमम में होंगे, मिनिमम में तो होते नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से डिवाइड कर दो, इससे बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का बेस्ट तरीका। अच्छा, मान लीजिए मैं कोई जीनोटाइप दूं और उससे क्या फिनोटाइप आएगा, कितनी हाइट आएगी, कैसे निकालना है, तो वो भी पहले नोट कर लीजिएगा। फिनोटाइप ऑफ गिवन जीनोटाइप, जो भी जीनोटाइप दिया जाए उससे क्या फिनोटाइप बनेगा, उसको सोल्व करते टाइम आप क्या करेंगे, मिनिमम एक्सप्रेशन, ये वाला मिनिमम एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो लिखेंगे प्लस, अब यहां लिखेंगे हम ब्रैकेट में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। कहां से लाओगे, इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, अरे ये वाला ही यहां पे लिख देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। अब जो गिवन जीनोटाइप है इसमें डोमिनेंट एलील कितने, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से वाले में, गिवन जीनोटाइप में जितने भी डोमिनेंट एलील है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। क्लियर? ये जो फॉर्मूला है पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लिया? हाँ, अब बच्चों में एक क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करके बताता हूं, ध्यान से सीखो, अगले क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। एक बार इसको समझ लो। मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे बच्चों एक क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए, सिखाने के लिए, कि कैपिटल ए कैपिटल बी ले लिया, और मैंने कहा इसकी हाइट जो है, इस प्लांट की हाइट आ जाती है 100 सेंटीमीटर। स्मॉल ए बी, इसकी हाइट समझाने के लिए ले लेता हूं कि यहां इसकी जो हाइट आती है, ये यहां पे आ जाती है 80 सेंटीमीटर, यहां 80 सेंटीमीटर आ जाती है। इसकी 100 है, इसकी 80 है, और मैंने कहा ए स्मॉल बी की हाइट क्या होगी, ये चेक करो। कर सकते हैं क्वेश्चन, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, और इसकी हाइट निकालना है। कैसे सोल्व करोगे? अब इस क्वेश्चन में इसकी हाइट निकालना है। डोमिनेंट एलील कितने हैं, 2, लेकिन पहले बच्चों में एक का कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता हो। अरे एक का तो पता हो तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाले, तो पहले चाहे कहां जाए नहीं कहा जाए, पहले तो ये सोल्व करना ही है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस डोमिनेंट एलील कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, चेक कर सकते हैं बच्चों। बताओ, ये वाला मैक्सिमम कैसे पता किया, सारे डोमिनेंट है, और ये वाला आ जाएगा मिनिमम क्योंकि सारे रिसेसिव है। क्लियर? अब मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 100, ये लिख रहे हैं ना, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 80 अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। नंबर ऑफ डोमिनेंट यहां देखो 1 2 3 4, इस मैक्सिमम में कितने हैं, तो यहां पर ये 4 है तो 4 से डिवाइड करो,
और इसको जब सोल्व करोगे तो 20/4 डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं कि ये आ जाएगा 5। ये 5 क्या निकालना आपने? एक का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों मुझे इसकी हाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे? गिवन जीनोटाइप की हाइट निकालना है तो मिनिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम कितना है? ये मिनिमम है तो 80, मिनिमम 80 प्लस मिनिमम प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस डोमिनेंट, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस डोमिनेंट एलील कितना आया? 5, ये 5 इनटू नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, बताओ कितने हैं? एक ये है, एक ये है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 से कर लेंगे, सोल्व करोगे 80 प्लस 5 इंटू 2 10, आंसर इज 90। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? ये तो बस आपको समझाने के लिए, अभी मैं क्वेश्चन आपको और दूंगा। इसको बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहां पर सारे रिसेसिव एलील है तो 80 हाइट आई। एक बात बताओ, अगर किसी प्लांट में सारे रिसेसिव है तो क्या उसको पैदा होने का हक नहीं? यस, पैदा तो होगा। मिनिमम हाइट यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं, ऐसे भी समझ सकते हो कि मिनिमम हाइट ये 80 सेंटीमीटर तो आना ही है, ये मिनिमम हाइट 80 तो आना ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बताओ, एक की वजह से, डोमिनेंट की वजह से हाइट कितनी बढ़ती है? 5। मतलब मैं यहां पे अगर एक डोमिनेंट एलील लेता हूं, एक डोमिनेंट एलील लेता हूं, एक लेता हूं, तो हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अरे एक की वजह से 5 बढ़ती है, लेकिन यहां 2 डोमिनेंट है तो दूसरे की वजह से 5 और बढ़ेगी, तो 2 डोमिनेंट है तो 5 और बढ़ गई, तो 80 प्लस 5 तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक का 90 आ जाएगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि मिनिमम तो आना ही है, एक की वजह से 5, लेकिन 2 है तो 5 और बढ़ गई। अरे 2 डोमिनेंट है ना यहां, तो 5 और बढ़ गई, तो 80 प्लस 5 10, तो 90 हो गई। अच्छा, मैं यहां जीनोटाइप ऐसे लिख देता, ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब डोमिनेंट कितने हो गए? 3, तो अगला डोमिनेंट है तो 5 और बढ़ा दो, 95 हो जाएगी। अच्छा, इसको भी मैं कैपिटल कर देता तो 5 और बढ़ जाती, तो ये वापस वही 100 हो जाता। अरे बात वही है, मिनिमम तो आना ही है, हर की वजह से ऐसे 5 बढ़ता जाएगा। 4 डोमिनेंट है, 1 2 3 4, तो 5 5 5 5 बढ़ती गई, तो टोटल यहां से लेके यहां तक सोल्व करोगे तो ये वापस 100 हो जाएगा। अरे ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट से भी समझा दिया। अच्छा, कई बार बच्चों ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में समझाने के लिए, क्वेश्चन में मैंने कहा ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इसकी हाइट मैंने सिखाने के लिए ले ली कि यहां पर इसकी हाइट 100 है, स्मॉल ए स्मॉल बी इसकी हाइट 70 सेंटीमीटर है, इसकी इतनी दे दी, इसकी इतनी दे दी, और मैंने कहा स्मॉल ए कैपिटल बी की हाइट फाइंड आउट करो। अच्छा, फॉर्मूला क्या था कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब बताओ, ये तो यहां पर जो हुआ, ये यहां पर ये तो दे रखा है मिनिमम, दे रखा है, अब ये मैक्सिमम तो नहीं है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो कब आता है? जब सारे डोमिनेंट हो। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए? मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन डोमिनेंट एलील, ये था नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अब यहां मैक्सिमम तो दिया ही नहीं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान सुनना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मिनिमम के अलावा जो भी वैल्यू दी है, मिनिमम के अलावा जो भी दी है उसे मैक्सिमम की जगह पुट कर लेना। मतलब इसको मैक्सिमम की जगह पुट कर लो, ये नहीं है लेकिन फिर भी पुट कर लो आप तो। और मिनिमम की वैल्यू कितनी थी? वो तो 70 दे रखी है। अब खास बात, यहां डोमिनेंट एलील अगर 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करना, और फिर इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर निकाल सकते हो। अरे बात समझ में? क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम नहीं दिया जाए तो मिनिमम के अलावा जो भी दिया है उसको मैक्सिमम की जगह पुट करना और सोल्व कर लेना। अरे बात समझ में? और इसमें डोमिनेंट 3 है तो 3 से डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस तरह से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। क्वेश्चन नोट करो, अ प्लांट इज होमोजाइगस फॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एलील्स हैव 200 सेंटीमीटर हाइट while the minimum height of plant is 120 centimeter. Find out, first one is contribution of each dominant allele, height of capital A small b genotypic plant. नोट करो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्या सबने सोल्व? सबका आंसर आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है। आप मुझे बताओ, ए और बी के लिए होमोजाइगस, ए और बी के लिए मतलब हम लिख सकते हैं ए बी बी। ये हाइट मैंने लिख दी मैक्सिमम, क्योंकि सारे डोमिनेंट है। बताओ कितनी है? यहां पर ये 200 क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, मिनिमम कब आती है? जब सारे रिसेसिव हो, मतलब स्मॉल बी मिनिमम। यहां हाइट 120 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? सोल्व करते कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन
डोमिनेंट एलील 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। अरे मैक्सिमम लिखा माइनस मिनिमम, सोल्व किया, आंसर आ गया होगा। कितना है बच्चों इसका 80/4 और सोल्व करेंगे तो आंसर 20। ये 20 क्या निकाला आपने, इस कंट्रीब्यूशन, यानी इस कंट्रीब्यूशन वाले का आंसर तो आ गया 20। अब पूछा हाइट ऑफ ए स्मॉल बी स्मॉल बी, उसकी हाइट निकालना है। हाइट ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैसे निकालेंगे? यस, सबसे पहले मिनिमम कितना है 120, फॉर्मूले में ये था, फिर प्लस लगाओ, ब्रैकेट में कंट्रीब्यूशन ऑफ इस डोमिनेंट कितना था 20, तो वो लिख दो, इनटू, अब बताना यहां डोमिनेंट एलील कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसको सोल्व करना बहुत आसान है, 120 प्लस 20 और सोल्व करोगे तो आंसर आ गया 140। तो ये एक का कंट्रीब्यूशन है और ये इसके आ जाएगा। कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए क्वेश्चन। अ प्लांट विथ द जीनोटाइप दिस वन प्रोड्यूस फ्रूट 300 ग्राम वाइल द मिनिमम वेट ऑफ फ्रूट इज, ये है। अब आपको फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ इस डोमिनेंट एलील, मैक्सिमम वेट ऑफ फ्रूट ऑफ दिस जीनोटाइपिक प्लांट। कर लोगे सोल्व? जब बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, लेकिन आपको गिवन क्या है, टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर जी स्मॉल जी, ये दे रखा है 300 ग्राम, ये ना, इसकी हाइट, इसका वेट 300 ग्राम है। मिनिमम कब आता है? हाँ, जब सारे रिसेसिव होते हैं, सारे रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, आर भी रिसेसिव, जी भी रिसेसिव। यहां पर वेट दे रखा है 210 ग्राम। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। अब दिमाग लगाओ, मिनिमम तो ये है लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम तो तब आता है जब सारे डोमिनेंट हो। कैसे सोल्व करोगे? क्या सिखाया था? मिनिमम के अलावा जो भी दिया है उसको मैक्सिमम की जगह पुट कर लो, यानी इसको मैक्सिमम की जगह पुट करेंगे, यानी 300 माइनस 210, मिनिमम को रखो, अपॉन में लगा दो यहां पर डोमिनेंट एलील कितने हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर लो। अरे ये तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था। अब इसको सोल्व करोगे 90/3 और सोल्व किया तो आंसर इज 30। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, यहां पे आता है मैक्सिमम वेट। फिर दिमाग लगाओ, मैक्सिमम वेट कब आता है? जब सारे डोमिनेंट हो, मतलब ये दोनों भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। मतलब मैक्सिमम वेट तब आएगा जब टीटी भी डोमिनेंट हो, आरआर भी डोमिनेंट हो, जीजी भी डोमिनेंट हो। सोल्व करते हैं। अच्छा, इसका वेट, इस जीनोटाइप का वेट निकालना है तो तरीका वही है, फिनोटाइप ऑफ गिवन जीनोटाइप। कैसे सोल्व करते हैं? पहले तो मिनिमम लिखो, फिर उसके बाद लगाओ प्लस, बताओ एक का कंट्रीब्यूशन कितना था 30, इंटू डोमिनेंट एलील कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6 कर दो। 6 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 6 डोमिनेंट थे, मैक्सिमम तभी तो आएगा। सोल्व करोगे 210 प्लस कितना आ जाएगा 180, सोल्व किया 390। अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ दिस वाला। अच्छा, इसको सोल्व करना है तो सेम तरीका, मिनिमम तो 210, अब प्लस, बताओ यहां पर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 30, अब डोमिनेंट एलील यहां 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्लियर? अब इसको सोल्व करोगे 210 प्लस इसको सोल्व किया तो 120, और इसको सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 330। अरे इनको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन भी बड़े इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बहुत आसान तरीका है, आना चाहिए। मैंने आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हर बात यहां समझा दी है। पॉलीजेनिक में आपको क्या क्या समझा दिया है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में यह बता दिया है कि इसमें बहुत सारी जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और वो कैरेक्टर भी कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। उसमें मैक्सिमम कब आता है? सारे डोमिनेंट, मिनिमम जब सारे रिसेसिव है। 2 जीन्स वाले का फिनोटाइपिक रेशियो, 3 का फिनोटाइपिक रेशियो याद रखे। पेरेंटल हमेशा पॉलीजेनिक में 2 ही बनते हैं। ये बातें काम की है। क्लियर? तो ये सब बातें अब आपको आनी चाहिए।